हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पे जो लेक्चर नंबर 4 है वो आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिसिटी का हम लोग लेक्चर नंबर 4 तक पहुंच गए हैं। अगर आपने इससे पहले वाले जो लेक्चर है, आपका लेक्चर नंबर 1 2 3 अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आप इसको रिलेट नहीं कर पाओगे। तो आप प्लीज जाके आप स्टार्टिंग से आप देखो लेक्चर कि पीरियोडिसिटी में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस तरीके से होता है, सिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, स्लेटर इफेक्ट क्या होता है और एटॉमिक रेडियस किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। ओके, ये सारी चीजें आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो गाइस, माई सेल्फ नीलेश प्रसाद, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप कर लो, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे जो कमाल के वीडियो हो आपको मिलते रहे। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग जो सबसे पहला हमारा टॉपिक था, सबसे पहले टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। वो था आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये बहुत सारी जो चीजें है ना, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी। ओके, जेड यानी आपका कैपिटल जेड आएगा और यहाँ पे जेड इफेक्टिव। तो ये जो मैं चीजें यहाँ पे आज का जो लेक्चर है ना, वो एक तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से जो बच्चे होते हैं ना इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक एक स्टेप बहुत अच्छे से यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो आप बहुत अच्छे से सुनो और इसका आप नोट कुछ कुछ से प्रिपेयर करो। यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, जो भी यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ, उसको देख के आप क्या करो, अपना एक खुद का भी नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर करो, ताकि आपको ये बहुत ज्यादा आसान हो। ओके, अभी यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो एक्चुअली में होता क्या है। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है वही आपके मन में कि ये एक्चुअली में होता क्या है। हम यहाँ पे सिंपल सिंपल पॉइंट लिखवा दे आपको, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये न्यूक्लियर चार्ज कहाँ से आता है, किस तरीके से जनरेट होता है। तो आप मुझे नहीं बता सकते कि आप इसमें क्या समझे। ओके, तो उसके लिए आपको पता है कि अगर मैंने कोई भी एक एटम लिया जिसका सेंटर पार्ट क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है, यानी वहां पे क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, और उसके आसपास आपको बहुत सारे क्या होते हैं, जो सेल होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो ये आपके अलग अलग क्या है, यहाँ पे सेल आपको देखने के लिए मिलते हैं किसी भी पॉजिटिव चार्ज के अराउंड। ओके, अभी मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पे एक सेल लिया तो इसमें भी आपका कैसा होता है कि ये आपका क्या है, n इज इक्वल टू 1 है। ओके, ये n इज इक्वल टू आपका 2 हो गया और ये n इज इक्वल टू 3 हो गया। और ये धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे आपका और जो आपका एटम है, एटम का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका जो सेल है वो सेल का साइज भी यहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा। ओके, सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे ये पहला वाला अगर सेल है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पहला वाला सेल लेता हूँ और ये पहले वाले सेल के अंदर सपोज यहाँ पे मेरे पहले वाले सेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे वाले में कितने हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 आपके 4, ठीक है, 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 हो गए। और लास्ट वाले में कितने हैं, यहाँ पे आपके 1 इलेक्ट्रॉन है, या फिर आप उससे ज्यादा ले सकते हो। तो इस हिसाब से जो हमारा सबसे आउटर मोस्ट सेल हुआ उसके अंदर कौन सा, कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये वाला। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जो हमारा सबसे आउटर मोस्ट सेल है, यहाँ पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो दो टाइप के इंट्रैक्शन को शो करता है। ओके, जैसे द आउटर मोस्ट, यहाँ पे मैं कुछ चीजें लिखता हूँ, कुछ पॉइंट आपको लिख के देता हूँ तो आप इसको रिलेट कर पाओगे। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो कि सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हमने, कि द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फिल द टू टाइप ऑफ इंटरेक्शन। अभी मुझे बताओ कि यहाँ पे ये सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, ठीक है। अभी ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये दो टाइप का आपके इंटरेक्शन इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आपको अट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा, और ये अट्रैक्शन किसके साथ आपको देखने के लिए मिलेगा, ये अट्रैक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा आपका न्यूक्लियस के साथ। यानी जो यहाँ पे सेंटर में आपका न्यूक्लियस है, ये क्या करेगा, और इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट आप लिख सकते हो, अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस। ओके, तो ये आपका एक जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो एक दूसरा पॉइंट है वो क्या है, सबसे मेन है। ओके,
तो दूसरा पॉइंट क्या है, आपका रिपल्शन है। अभी आप सोचोगे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैसे रिपल करेंगे, वो तो इलेक्ट्रॉन होते ही हैं एक दूसरे के साथ ज्वाइंट रहने के लिए, उनमें इस तरह का क्यू होगा। ओके, और ये जो आपका न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस क्यू एक दूसरे को रिपल करेगा। ओके, अभी यहाँ पे देखो, अगर ये आपका क्या है, सबसे आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है, अगर ये आउटर मोस्ट सेल से अगर ये न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे जो एक, जो दूसरा उसके पहले का जो एक आपका सेल है, वो सेल इस इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने से क्या करेगा, रोकेगा। ओके, और रोकने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे उसको रिपल करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपका नेगेटिव साइन है और यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है। और आपको पता है कि जब दो नेगेटिव साइन आसपास आते हैं, दो नेगेटिव पोल, तो वहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आपको जो रिपल्सन है वो आपको फेस करने के लिए मिलता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको रिपल्सन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और ये रिपल्सन आपको किस में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये जो रिपल्शन होगा वो आपका ये वाला जो सेल है ना, ठीक है, ये वाला आपका, ये वाला जो सेल है और ये वाला जो आउटर मोस्ट सेल है, यहाँ से जो भी आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, उस इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे आपको जो रिपल्शन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। ओके, और यहाँ पे जो रिपल्शन होगा वो इनर इलेक्ट्रॉन के साथ होगा, जो इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ना, उनके साथ होगा। ओके, उसके हिसाब से आप एक और जो चीज है वो आप यहाँ पे बता सकते हो कि ड्यू टू, अभी यहाँ पे देखो, आपको ये जो स्टेटमेंट दिया है, आप स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ो। आपको स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि ड्यू टू द रिपल्शन बाय द इनर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीजेस। ओके, जब ये क्या करेगा, यहाँ पे जब इसके अंदर आपका रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन होने के कारण ये जो अट्रैक्शन हो रहा था आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ, वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ओके, ओके, अगर जो चीज यहाँ पे रिपल होती है, उसके बीच में जो अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस के साथ, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। एंड दिस डिक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इज नोन एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसलिए कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिपल्शन के कारण जो होने वाले अट्रैक्शन में क्या कर रहा है, एक जो इफेक्ट है अपना यहाँ पे डाल रहा है, और उसी इफेक्ट को हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। और इसको हम लोग डोनेट करते हैं ZeFF से। और इसका अगर ZeF ज्यादा है, यानी आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है, तो ये क्या होगा, आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज के ऊपर। ओके, यानी जैसे जैसे आप साइज को क्या करते जाओगे, यहाँ पे आप जैसे जैसे साइज को छोटा करते जाओगे, वैसे वैसे जो आपका जेड इफेक्ट है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ओके, यानी ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका जेड इफेक्ट बढ़ता है तो आपका साइज कम होगा, अगर आपका साइज बढ़ता है तो जेड इफेक्ट क्या होगा, आपका कम होने लगेगा। ओके, यानी आपका अगर साइज बहुत यहाँ पे छोटा है, तो उसके अंदर जो जेड इफेक्ट है, यानी न्यूक्लियर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। ओके, और अगर उसका साइज बहुत बड़ा है तो आपको उसके अंदर जेड इफेक्ट छोटा है, अगर साइज बहुत छोटा है तो जेड जेड इफेक्ट आपको उसके अंदर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। ओके, और जेड इफेक्ट को हम लोग इस तरीके से भी फाइंड करते हैं, जो आपका जेड इफेक्ट है वो क्या होता है, आपका उसका फॉर्मूला है यहाँ पे, जो आपका जेड है, जेड, अगर जेड यहाँ पे डिक्रीज होता है और उसके साथ जो आपका यहाँ पे सिग्मा है, वो सिग्मा क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। जेड आपका क्या हो सकता है, एटॉमिक नंबर हो सकता है, और सिग्मा ये कुछ भी हो सकता है, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ना एटॉमिक के अंदर, वो आपका यहाँ पे आपकी जो वैल्यू होगी वो अलग अलग डिफरेंट यहाँ पे हो सकती है।
लेकिन यहाँ पे जो जेड की वैल्यू है, जेड की वैल्यू क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। इसके अंदर कोई भी चीज यहाँ पे आपको नहीं देखने के लिए मिलने वाली है। ओके, तो आई होप कि आपको ये यहाँ तक जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काम करता है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिल्डिंग इफेक्ट। ओके, अभी शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, शिल्डिंग इफेक्ट में ही आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, शिल्डिंग इफेक्ट, अभी मुझे बताओ, आप जब शिल्डिंग इफेक्ट सुनते हो तो शिल्डिंग इफेक्ट से मतलब क्या होता है? शिल्डिंग यानी मतलब क्या होता है, ये किसी को क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। ओके, और ये प्रोटेक्शन किसको देगा, ये प्रोटेक्शन ऐसे को देगा जो क्या हो, सच में जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। जैसे हमने देखा था कि आपके पास एक अगर पॉजिटिव न्यूक्लियस है और उसके अराउंड पे आपके बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। पहले सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में आपके कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये 3 4 5 6 7 8 है। ओके, और जो सबसे लास्ट वाला जो आपका आउटर मोस्ट है उसके अंदर कितने हैं, आपके 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे कंसीडर किया। सपोज अभी हम मानते हैं कि ये जो सबसे आउटर वो मोस्ट वाला सेल है वो क्या करेगा, आपका न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन उसके अंदर जो इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, आउटर वाले सेल को क्या करेंगे, उसकी तरफ रिपल करेंगे। ओके, यानी यहाँ पे भी आपको नेगेटिव चार्ज देखने के लिए मिलेगा हर एक इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का काउंट है वो आउटर मोस्ट सेल से क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इसके अंदर जो रिपल्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। यानी ये इसको क्या करेंगे, जो आउटर मोस्ट सेल वाला, जो आउटर मोस्ट सेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको आने से यहाँ पे क्या करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, शील्ड करेंगे। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, यानी शिल्डिंग बोलते हैं। तो ये जो पूरा आपका इनर मोस्ट वाला पार्ट है, इनर मोस्ट वाला सेल है, वो पूरा क्या होगा, इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। ओके, अभी यहाँ पे आपको एक और जो चीज है वो आपको लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन, ओके, जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ शील्ड। ओके, तो ये शील्ड की तरह क्या काम करते हैं, जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये किसके बीच में होता है, बिटवीन न्यूक्लियर एंड आउटर मोस्ट। ओके, तो ये होता है आपका जो न्यूक्लियर होता है बिटवीन आउटर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियर। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये पॉइंट से आपका शिल्डिंग क्या होता है। ओके, अभी यहाँ पे जो शिल्डिंग पावर है, अगर उसको आप करना चाहोगे कि किस तरीके से वो डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। ओके, तो यहाँ पे उसका जो ऑर्डर है वो भी आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ऑर्डर पता होगा शिल्डिंग का, तो शिल्डिंग का ऑर्डर क्या है, अगर आप यहाँ पे देखो कि जो एस ब्लॉक होता है, ओके, एस ब्लॉक का जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो इसके अंदर जो शिल्डिंग इफेक्ट होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद एस के बाद कौन सा ब्लॉक आता है, आपका पी ब्लॉक आता है। पी ब्लॉक के अंदर क्या होगा, उसका शिल्डिंग इफेक्ट आपका एस से थोड़ा सा कम होगा। ओके, उसके बाद आपका डी ब्लॉक आता है, देन उसके बाद एफ ब्लॉक आता है। तो एफ ब्लॉक क्या हो गया, जिसका साइज सबसे बड़ा हो गया, और यहाँ पे जो आपका शिल्डिंग इफेक्ट है वो सबसे कम होगा। ओके, उसी तरीके से आप इसको पेनिट्रेटिंग पावर भी कह सकते हो। यानी पेनिट्रेटिंग पावर यानी किसी को क्या करना, होल्ड करके रखना, किसी को अपने अंदर लाना, उस चीज को हम लोग बोलते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इसको शिल्डिंग को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, तो जो आपका यहाँ पे जो शिल्डिंग इफेक्ट है, ओके, यहाँ पे जो शिल्डिंग इफेक्ट है, अगर आप किसी भी चीज की शिल्डिंग इफेक्ट को अगर आप बढ़ाते हो तो वो क्या होगा, आपका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किससे, जेड इफेक्टिव से। ओके, यानी अगर आपका जेड इफेक्टिव कम है तो आपका जो शिल्डिंग होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। अगर आपका शिल्डिंग बहुत कम है तो आपका जो जेड इफेक्टिव होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ओके, तो ये जो आपका यहाँ पे ये कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं वो हम लोग आने वाले लेक्चर में ये सब चीजें रिलेट करेंगे। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप नोट्स बना के रखोगे तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ओके, ताकि आपको बहुत सारी चीजें हैं वो आपको समझ में आ जाए। ओके, अगर आपको ये नहीं समझता है तो आपने लोअर क्लासेस में भी आपने बहुत सारे जो ये हैं, ओके, आपने बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपने पढ़ी है। उसी में एक चीज होता था लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आई होप बहुत से लोगों ने सुना होगा। ओके,
लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। ओके, ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है एक्चुअली में, ये आपको आज यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल के अंदर बताता हूँ। इसके बारे में हम सीखेंगे नहीं, इसके बारे में हम एफ ब्लॉक में सीखेंगे। लेकिन जो आपका लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आपने पढ़ा था ना, आपको इसके ऊपर क्वेश्चन भी होते थे कि ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता था, कैसे होता था, इसके बीच में क्या होता था। ओके, और ये आपको पता है ये कौन से एफ ब्लॉक के हैं। ओके, एफ ब्लॉक के ये सारे एलिमेंट हैं, जो भी आपका लेंथेनाइट हो गया या फिर एक्टेनाइट हो गया। ओके, और इसके अंदर क्या होता है, ये जो इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने के लिए मिलता है वो होता है ड्यू टू आपका जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है ना एफ ब्लॉक के अंदर। एफ ब्लॉक के अंदर जो सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है ना, उसके कारण आपको यहाँ पे ये जो आपका लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। क्योंकि आपको पता है जो एफ ब्लॉक होता है, ओके, उसका जो साइज होता है, उसका जो साइज होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू आपका आपका एज कंपेयर टू आपका एस हो गया, पी हो गया, आपका डी ब्लॉक हो गया, या फिर आपका एफ हो गया। यानी एफ से क्या होते हैं, सारे के सारे जितने भी ब्लॉक आप पढ़ते हो वो सभी के सभी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसके कारण इसके अंदर आपका आपका एफ टू एफ जो आपका पुअर शील्डिंग है वो आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये भी आपका एक कॉमन सा चीज है जो आपको समझ में आना चाहिए कि ये शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। शील्डिंग अगर आपको किसी ने पूछ दिया ओके कि शील्डिंग इफेक्ट आप बताओ, तो शील्डिंग का सबसे बेसिक सा मतलब ही होता है कि उसको प्रोटेक्ट करना। और वो किस चीज को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, ऐसे चीज को प्रोटेक्ट करेगा जहां से उसको कुछ फायदा हो। ओके, या तो उसकी शील्डिंग इंक्रीज हो रही है, या फिर उसकी जेड इफेक्टिव जो आपका यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसके अंदर कोई चेंजेस आ रहे, तभी क्या करेगा वो शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई करेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होगी। ओके, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ और जो टॉपिक है उसको हम डिटेल के अंदर बात करेंगे, वो है आपका स्लेटर इफेक्ट। ओके, अभी ये जो इफेक्ट है ये बहुत से लोगों के लिए बहुत यानी न्यू होगा, इसके बारे में बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा, क्योंकि ये आपको सिलेबस के अंदर बहुत कम पढ़ाया जाता है स्लेटर इफेक्ट। अगर होता भी है तो बहुत से टीचर को मैंने देखा है स्किप करते हुए, वो लोग इस चीज के ऊपर नहीं बात करते हैं कि स्लेटर इफेक्ट होता क्या है, किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। ओके, तो ये स्लेटर इफेक्ट अगर जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आप जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो आपको नहीं पता चलेगा। ओके, तो स्लेटर इफेक्ट को हम लोग फाइंड किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ओके, ये सबसे पहले तो आपको जानना है। ओके, इट इज यूज टू फाइंड जेड इफेक्टिव। ओके, तो जितना भी जेड इफेक्टिव है अगर आपको उसको फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको स्लेटर इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, स्लेटर कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। और स्लेटर इफेक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। और आपने देखा था कि आप जब भी जेड इफेक्टिव जब फाइंड करते हो आप, तो उसके अंदर एक फॉर्मूला था जो सबसे लास्ट वाला था, वो क्या था आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर प्लस आपका सिग्मा। ओके, तो सिग्मा क्या है यहाँ पे आपका स्लेटर कांस्टेंट है। ओके, तो इस चीज को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका क्या था नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे आपका नेगेटिव है, क्योंकि इनके बीच का क्या करना था आपको यहाँ पे डिफरेंस बताना था। ओके, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका ये नेगेटिव आएगा, तो आप इस चीज को क्या करो, करेक्ट कर लो। ओके, यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या है आपका, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो आपने ऑलरेडी यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था, इफेक्टिव चार्ज हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो जेड है, जेड क्या हो सकता है आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर हो सकता है। ठीक है, ये आपका एटॉमिक नंबर हो गया। यहाँ पे सिग्मा क्या है, सिग्मा है आपका यहाँ पे स्लेटर, ओके, स्लेटर कांस्टेंट। तो आपको ये स्लेटर कांस्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी आप जेड इफेक्टिव फाइंड करने वाले हो उस सबके अंदर आपको सिग्मा फाइंड करना पड़ेगा। सिग्मा का एक अलग से वैल्यू है, उसको हम लोग यहाँ पे अभी सीखेंगे डिटेल के अंदर। ओके, और इट्स स्लाइटली, ओके, इस स्लाइटली द रिपल्शन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये क्या करता है, इनर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपल करता है। इनर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये स्लाइटली यहाँ पे क्या करता है, ये रिपल करता है। ओके, यहाँ पे आपको जो स्लाइटली रिपल्शन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है स्लटर कांस्टेंट में। तो यहाँ तक आई होप कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ तक आपको समझने के लिए। अभी जैसे मैंने कहा यहाँ पे आपको जेड इफेक्टिव दे दिया, आपको जेड की वैल्यू पता चल गई, लेकिन आप सिग्मा कैसे फाइंड करोगे। ओके, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो सिग्मा है उसको कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग देखेंगे। ओके, कैलकुलेटिंग
सिग्मा। ओके, अभी आप सिग्मा को कैसे कैलकुलेट करोगे ये भी तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए टोटल कितने दो रूल है। ओके, सबसे पहला जो रूल है आपका वो आप क्या करोगे, यहाँ पे हाईलाइट करके रखोगे और इस रूल के बारे में हम यहाँ पे अभी बात करेंगे। सबसे पहला रूल है, अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, ओके, इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन एस एंड पी शेल। ओके, अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है सबसे, ओके, लास्ट इलेक्ट्रॉन, ओके, ये आप यहाँ पे लिख दो, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आपका एस और पी शेल में है तो उस टाइम पे आपको अगर सिग्मा निकालना है तो सिग्मा का जो यहाँ पे आपको फॉर्मूला है वो क्या होगा, वो होगा आपका 0.35। ओके, ये हो गया आपका मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन शेल। ओके, अभी एन शेल का मतलब क्या होता है, सबसे लास्ट वाले शेल में जो भी आप जिस सेल के बारे में आप बात कर रहे हो वो हो गया, प्लस आपका यहाँ पे 0.85 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन माइनस वन सब शेल। ओके, तो ये आपका यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसके आगे प्लस आपका जो वन है मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग, ओके, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये आपका एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, जो जितना भी आपका स्लेटर कांस्टेंट है वो सिग्मा है वो आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, उसके बाद हमको बार बार ये जो फॉर्मूला है वो ना लिखना पड़े। ओके, जैसे सपोज मुझे यहाँ पे सोडियम का निकालना है, यहाँ पे आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप किसी का भी स्लेटर इफेक्ट निकाल रहे हो, सिग्मा निकाल रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना है कि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको लिखना है। ओके, यहाँ पे आएगा 1s2, यहाँ पे आएगा 2s2, यहाँ पे आएगा 2p6 और यहाँ पे आएगा आपका 3s1। अभी मुझे बताओ यहाँ पे क्या ये मैं तीनों, यहाँ पे आप देखो तो ये पहले वाले शेल के अंदर है, ये दूसरे और ये तीसरे, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ओके, तो ये जो आपका थर्ड वाला शेल है, थर्ड वाला जो सबसे लास्ट वाला शेल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन सेल बोलते हैं। ओके, जैसा आपने देखा था यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर कि एन सेल का आपको इलेक्ट्रॉन जितने भी प्रेजेंट होंगे वो आपको लिखना है। ओके, तो ये क्या हो गया, आपका एन सेल हो गया। उसके बाद वाले जो जितने भी सेल होंगे आपके, यहाँ पे टू है तो टू से रिलेटेड जितने भी होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, एन माइनस वन शेल बोलते हैं। ठीक है, ये आपका वन एन माइनस वन क्या हो गया, ये सब शेल हो गया। और उसके बाद ये आपका क्या हो गया, रिमेनिंग हो गया। ओके, ये आपका रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अभी मुझे अगर पूछा जाता है कि आप मुझे जेड इफेक्टिव ऑफ 3s की वैल्यू मुझे निकाल के दो, तो आप कैसे निकालोगे। ओके, तो सबसे पहले आपको निकालना होगा यहाँ पे z प्लस ई, सिग्मा आपका क्या है, फॉर्मूला है। तो सबसे पहले तो आपको सिग्मा निकालना होगा। सिग्मा का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे 0.35 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एन सेल। तो एन सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप यहाँ पे शेल को ड्रॉ करते हो तो ये आपका पहला सेल, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, तीसरे सेल में क्या है, आपका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो चले गया। अभी मुझे बताओ इसके अलावा क्या और कोई इलेक्ट्रॉन है जो इसको रिपल करेगा, नहीं है। ओके, तो इसके कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ओके, प्लस आपका यहाँ पे 0.85 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन माइनस वन सबशेल। ओके, तो एन माइनस वन कौन सा है, यहाँ पे आपका ये वाला है। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे आपके 6 और यहाँ पे आपके 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। प्लस आपका रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, आपके 2 है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अभी अगर आप इस चीज को सॉल्व करते हो तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, आपकी 8.8 आएगी। अगर आपको इसको जेड इफेक्टिव अगर आपको निकालना है तो जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला आपके पास है, जेड माइनस आपका सिग्मा। जेड की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे 11 है जो आपका एटॉमिक नंबर है, माइनस आपका 8.8 इज इक्वल टू
इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 2.2। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप किसी का भी जेड इफेक्टिव आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। ये एग्जांपल है आपका नाइट्रोजन का। ओके, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपको 7 होता है, जिसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, यहाँ पे आपका 2s2, यहाँ पे आपका 2p3। ओके, अभी क्या हो गया, ये आपका एक हो गया और ये आपका एक दूसरा हो गया। ओके, अभी यहाँ पे अगर मैं इसका यहाँ पे ये बनाता हूँ, शेल बनाता हूँ, आपको पता है कि लास्ट वाले में कितने हैं, यहाँ पे आपके पी में 3 है। ओके, तो 3 यहाँ पे आ जाएंगे, 1 2 3। उसके साथ क्या है आपके सेकंड में, सेकंड सबशेल में कितने हैं, और 2 s के इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपके 2 हो गए। इसके अंदर से अगर ये आपका न्यूक्लियस है, किसी एक पे क्या करेगा, अटैक करेगा फॉर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और उसके साथ कितने बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे ये कहा जाए कि आप जेड इफेक्ट की जो वैल्यू है अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए, तो ये जेड इफेक्टिव क्या होता है आपका जेड माइनस सिग्मा। ओके, अगर आपको सिग्मा की वैल्यू निकालनी चाहिए जो है आपका स्लेटर कांस्टेंट, तो ओके, तो ये आएगा 0.35 मल्टीप्लाई बाय जो आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन है एन शेल में। ओके, वो आपको लिखने हैं। एन में कितने हैं, टोटल 5 है, 5 में से एक क्या आपका पार्टिसिपेट कर रहा है फॉर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो यहाँ पे टोटल रिमेनिंग कितने हो जाएंगे आपके 4 हो जाएंगे, प्लस आपका यहाँ पे 0.85। ओके, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आपका जो एक उसके पहले वाला जो सेल है, ओके, उसके अंदर कितने हैं आपके इलेक्ट्रॉन। ओके, तो उसके अंदर जो n-1 के अंदर है वो कितने हैं आपके 2 हैं। ओके, प्लस आपका जो रिमेनिंग है 1 मल्टीप्लाई बाय 0, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है, इसके लिए 1 मल्टीप्लाई 0। तो इसका जो टोटल आएगा उसका टोटल कितना आने वाला है आपका 3.1 आने वाला है, जो आपका सिग्मा का वैल्यू है। ओके, और इस सिग्मा के वैल्यू से आप जेड इफेक्टिव आप आसानी से निकाल सकते हो। जेड माइनस आपका सिग्मा, जेड की वैल्यू क्या है 7 माइनस आपका 3.1, और जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 3.9 आएगी। ओके, तो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। आपको किसी भी कंपाउंड का अगर कहा जाए कि जेड इफेक्टिव आप निकालो, तो आप आसानी से किसी भी कंपाउंड का जो जेड इफेक्टिव है वो आप निकाल सकते हो। ओके, अगर आपको कहा जाए किसी भी वैल्यू का, आपको कहा जाए जो बड़ी संख्या हो, बड़ी वैल्यू हो उसका कहा जाए, या फिर छोटी वैल्यू हो उसका कहा जाए, तो आप आसानी से किसी का भी जो जेड इफेक्टिव है वो आप निकाल सकते हो। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आप जैसे जैसे आप सीरीज को आगे बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा कि आपका जो जेड इफेक्टिव का वैल्यू है वो भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते चले जाएगा। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा जो हमारा पहला वाला रूल था, जिसके अंदर एस और पी सबशेल में होने पर किस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। ओके, अभी यहाँ पे मुझे बताओ, हमने तो एस और पी कर लिया, अभी हमारे पास कौन से दो सेल बाकी हैं, वो है हमारे पास डी और एफ। ओके, इसको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो ये सॉल्व होगा हमारे रूल नंबर 2 के अंदर। ओके, क्योंकि ये रूल नंबर 2 थोड़ा सा अलग है, इसके लिए मैंने इसको क्या किया है, सेपरेट लिखा है। ओके, अभी मुझे बताओ, व्हेन आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ओके, व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन, ओके, ये आपका अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर सब किस में प्रेजेंट होगा, अगर डी और अगर एफ में प्रेजेंट हुआ। ओके, तो डी और एफ में प्रेजेंट होने पे जो इसका जो वैल्यू आएगा सिग्मा का, वो सिग्मा का वैल्यू क्या होने वाला है यहाँ पे 0.35 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल। ओके, यहाँ पे सबशेल बोला है तो आप ये ध्यान रखना, डी सबशेल प्लस आपका 1 मल्टीप्लाई बाय जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, ये आपका एक सिंपल सा यहाँ पे जो एक फॉर्मूला है ये आपको यहाँ पे दिया है। ओके, ये आपका फॉर्मूला है फॉर द डी एंड एफ। ओके, जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी और एफ में प्रेजेंट हुआ, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सिग्मा का जो फॉर्मूला है वो आपको अप्लाई करना है। ओके, आप इसको भी क्या करो, आप हेडलाइन में लिख के रखो ताकि आपको कोई जो दिक्कत है वो आपको ना हो। ओके, अभी यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ जिंक का, जिसका एटॉमिक नंबर है यहाँ पे 30। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 1s2 आएगा, 2s2, उसके बाद 2p6। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे 3s2, उसके बाद आपका 3p6,
उसके बाद आपका यहाँ पे 3d10, उसके बाद आपका यहाँ पे 4s2। ओके, अभी मुझे बताओ कि क्या इसका आप अगर इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हो, ओके, ये इसके अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर आपके कितने 8 आ जाएंगे, ओके, इसके अंदर भी कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे, इसके अंदर कितने आ जाएंगे 18 आ जाएंगे। इसी तरीके से आप, ये होता है ना इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है। अभी अगर आपको इसके अंदर अगर आपको पूछा जाए कि आपको जो जेड इफेक्टिव है, ओके, जेड इफेक्टिव ऑफ 3s पूछा जाए या फिर 4s पूछ लिया जाए, ओके, तो 4s का अगर आपको जेड इफेक्टिव पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे, ये सबसे बड़ा यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है। ओके, तो इसके अगर 4s निकालना है तो सबसे पहले तो आपको सिग्मा निकालना होगा। सिग्मा की जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका 0.35 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डी सबशेल। तो डी के अंदर कितने हैं आपको ये बताने हैं। ओके, अभी यहाँ पे मुझे बताओ, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर जो आपका एस ब्लॉक है, ओके, जो एस है उसके अंदर कितने हैं, टोटल 2 हैं। 2 में से आपका क्या हो जाएगा, एक यूज हो जाएगा, तो बचेगा कितना, आपका 1 बचेगा, ठीक है। और उसके बाद प्लस आपका 0.85, ओके, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे नंबर ऑफ रिमेनिंग कितने हैं, यहाँ पे आपके रिमेनिंग आपके कितने हो गए 10, प्लस यहाँ पे आपका ये आपका 6 6 12, ओके, 12 2 आपके 14 15 16 17 18 हो गए। ओके, तो टोटल कितने हो गए आपके यहाँ पे 18 हो गए। ओके, प्लस आपका 1 इंटू 10, ये आपका क्या हो गया, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हो गया। ये आपके n-1 हो गए, और जो आपके जितने भी बचते हैं, ओके, वो आपके क्या हो गए, रिमेनिंग हो गए। ये आपके n-1 हो गया। ओके, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे रिमेनिंग हो गया 6 4 10, यहाँ से आपका 3s से, ओके, यहाँ से आपका, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया n हो गया। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी सिग्मा की वो क्या आ जाएगी आपके पास 25.65, ठीक है। और ये 25.6 पॉइंट अगर आपको जेड इफेक्टिव निकालना है तो ये क्या आ जाएगा आपका जेड माइनस सिग्मा। जेड की वैल्यू है आपके पास 30 माइनस 25.65 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 4.35। ओके, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको जो जेड इफेक्टिव है उसकी जो वैल्यू है वो आपको निकालनी है, और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, यहाँ पे आपको एक और अगर पूछा जाए सेम क्वेश्चन, ओके, हमने क्या किया है क्वेश्चन में आपका कोई चेंजेस नहीं किया है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे आपका, उसमें था आपको जेड इफेक्टिव निकालना था आपको 4s का, लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए सेम कंपाउंड का जेड इफेक्टिव ऑफ यहाँ पे 3d, ओके, तो 3D का अगर आपको जेड इफेक्टिव बोला जाए तो अगर आपको इसका सिग्मा निकालना है तो आपको पता है अगर आपका डी और एफ ब्लॉक में हो तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका 0.35 मल्टीप्लाई बाय जो नंबर ऑफ रिमेनिंग होते हैं आपके डी के अंदर। तो ऑफकोर्स अगर आपके डी के अंदर कितने हैं, टोटल 10 हैं, ठीक है। टोटल 10 होने पे यहाँ पे अगर 1 2 3 4, टोटल कितने हैं 10 है, 10 में से अगर एक यूज हो जाता है तो कितने बचते हैं आपके 9 होते हैं, क्योंकि एक पे ऊपर क्या होगा आपका जो जेड इफेक्टिव होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, वो क्या होगा आपका अप्लाई होगा। ओके, प्लस आपका जितने भी आपके पास रिमेनिंग बचते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग कितने बचेंगे आपके इसके अंदर, रिमेनिंग बचेंगे आपके 6 6 6 12 12 2 16 14 15 16 17 18। ओके, तो ये आप 18 कितने हो गए आपके रिमेनिंग हो गए, क्योंकि आप डी को कंक्लूड नहीं करोगे। और बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि क्या हम लोग एस को भी यहाँ पे इंक्लूड करना है या नहीं करना है, तो यहाँ पे साफ साफ कहा है कि इनर मोस्ट वाले, ओके, तो इनर मोस्ट में डी के पहले वाले जितने होते हैं उसको हम लोग इनर मोस्ट कहते हैं, और डी के बाद वाले क्या हो गए, आउटर मोस्ट हो गए। इसके लिए हमने वहां पे इसको इंक्लूड नहीं किया है। ओके, अभी इसकी अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास 21.15। ओके, और अगर आपको जेड इफेक्टिव पूछा जाए तो जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या है आपके पास, जेड माइनस सिग्मा। ओके, जेड की वैल्यू क्या है आपके पास 30 है, माइनस आपका 21.15, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपके पास 8.85 आएगा। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया है कि किस तरीके से आपको निकालना है। ओके, यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, सपोज आपको वेनेडियम का पूछा जाए। ओके, यहाँ पे वेनेडियम है और वेनेडियम का यहाँ पे 3D में पूछा जाए। ओके, वेनेडियम का आपको 3D में पूछा जाए तो 3D में इसका जो जेड इफेक्टिव होगा वो कितना होगा। ओके, तो आपको वेनेडियम का सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है आपका 23 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा आपका 1s2, ठीक है।
ये आपका 2s2 हो गया, ये आपका 2p6 हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका 3s2 हो गया, यहाँ पे आपका 3p6 हो गया, उसके बाद आपका 4s2 हो गया और 3d आपका 10 हो गया। ओके, 3d आप पहले लिखोगे, 4s बाद में लिखोगे। ये आपका क्या होता है, सीरीज में चलता है। पहले आपका 1 2 3 4 इस तरीके से होता है। अभी अगर आपको इसका सिग्मा निकालना है, सिग्मा फॉर आपका 3d, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका डी और एफ का। 0.35 मल्टीप्लाई बाय जो रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपके डी में, वो कितने हैं आपके टोटल। ओके, आपको वो बताना है डी में। ठीक है, तो वो कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पे 9 हो जाएंगे। ठीक है, और आपका जो रिमेनिंग होता है, रिमेनिंग कितने हैं आपके पास 18 है। ओके, उसके बाद अगर आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 18.7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये 18.7 हो गया आपकी वैल्यू, तो इसका अगर आप सॉल्व करते हो यहाँ पे जेड इफेक्टिव अगर आप इसका निकालते हो तो ये कितना हो जाएगा आपका जेड माइनस सिग्मा, और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 23 माइनस 18.7 इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी आपके पास 4.3 आएगी। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, किस तरीके से ये सारी चीजें करनी है आपको। और मेरे हिसाब से इसके अंदर तो आपको कोई भी जो दिक्कत है वो आपको नहीं आनी चाहिए। ओके, ये आपका हो गया था, आपने सिंपली यहाँ पे जो 3D था उसकी वैल्यू आपने निकाल ली। आप चाहो तो S की वैल्यू निकाल सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे P की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, ये आप दोनों चीजों को यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो बिना किसी हिचकिचाहट के। ओके, अभी यहाँ पे एक और जो नोट है वो आप ध्यान में रखो। ठीक है, क्योंकि आपने रूल 1 रूल 2 दोनों देखा, लेकिन यहाँ पे ये जो नोट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे यहाँ पे वेनेडियम का, आप देखो कि यहाँ पे आपको वेनेडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s आता है। ओके, आप कहीं पे भी किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करो, आपको हर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो 1s होता है वो आपको आता ही आता है। सपोज आपको कभी पूछ लिया जाए ओके कि जेड इफेक्टिव ऑफ 1s अगर आपको निकालने पूछ लिया जाए, तो इसका जो फॉर्मूला है वो तो फॉर्मूला सेम आएगा, जेड माइनस सिग्मा। लेकिन इसमें जो सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ओके, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, चाहे आपका एस ब्लॉक हो या फिर आपका पी ब्लॉक हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा की वैल्यू हम लोग लेते हैं 0.35 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग प्लस आपका 0.85 मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका n-1 है, n-1 हो गया प्लस आपका रिमेनिंग। ओके, और अगर आपको डी और एफ में पूछा जाए तो 0.35 मल्टीप्लाई बाय जो आपके जितने भी उसके साथ उस सेल में है वो आपके आ जाएंगे, प्लस आपका जो रिमेनिंग है वो आ जाएगा। ओके, ये आपका होता है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए 1s के अंदर, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, तो वैसे में क्या होता है आपको पता है, वैसे में होता है आपका 0.30 मल्टीप्लाई बाय, और जितने भी यहाँ पे आपके रिमेनिंग नंबर होते हैं ना उसके साथ वो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, और इस एग्जांपल को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हीलियम है, हीलियम का यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 होता है। ओके, जिसका सिग्मा वैल्यू क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 0.30 आ जाएगा, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.30 ही होने वाला है। ओके, ये आपका सब शेल है, यानी सेल के अंदर कितने हैं वो आपको यहाँ पे बताना होता है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पे तो 1 ही है, तो 1 से ही आपने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, और इसका अगर आपको यहाँ पे सिग्मा तो आपको पता चल गया, अगर आपको इसका जेड इफेक्टिव निकालना है तो आप निकाल सकते हो। ये क्या है आपका, जो टोटल है वो कितना है 2, और यहाँ पे आपको जो जेड इफेक्टिव वो यहाँ पे आया सिग्मा आया वो कितना आया आपका 0.30, तो इसका टोटल कितना होगा 1.70 आपका यहाँ पे आंसर आने वाला है। ओके, यहाँ पे एक और चीज आप नोट कर लो। ठीक है, अगर आपने इतनी सारी चीजें हैं नोट कर ली है, तो एक और चीज आपके लिए यहाँ पे अगर हम लोग इंपॉर्टेंट लेके आ गए हैं, अगर आपको कभी पूछ लिया जाए जेड इफेक्टिव ऑन पेरीफेरी। ओके, पेरीफेरी का मतलब क्या होता है ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। पेरीफेरी यानी जो सबसे आउटर मोस्ट सेल के ऊपर होता है ना उसको हम लोग पेरीफेरी कहते हैं। ओके, और इट विल बी नॉट रिड्यूस बाय द 1 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए जैसे अगर आपका यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कितना होता है आपका 1s2 होता है, यहाँ पे आपका 2s2 होता है और 2p3 होता है। ओके, अभी मुझे बताओ यहाँ पे आपको पेरीफेरी में बोला जाए तो पेरीफेरी में ये टोटल दोनों आएंगे। ओके, और ये आपका एक सिंगल आ जाएगा पेरीफेरी में। ओके, ये आपका सिंगल सेल हो गया, ये आपका सिंगल सेल हो गया। तो पेरीफेरी का जो फॉर्मूला है सिग्मा का वो क्या है आपका
3 5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे जो नंबर ऑफ पेरीफेरी में इलेक्ट्रॉन है वो, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो टोटल कितने हो गए आपके 5 हो गए। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 0.85। यहाँ पे आपका प्लस रिमेनिंग कितना है 1, तो ये आपका 1 से मल्टीप्लाई करो या कुछ भी कर लो तो भी जो वैल्यू आने वाली है वो सेम ही आने वाली है 0.85। ओके, और इसका आप आसानी से जेड इफेक्टिव भी निकाल सकते हो। तो अगर आपको इसका जेड इफेक्टिव बोला जाए तो जेड इफेक्टिव आप निकाल लो सिंपली जेड माइनस आपका सिग्मा। ओके, तो इसमें आप आसानी से ये सारे के सारे जो वैल्यू है आप इसको निकाल सकते हो। ओके, पेरीफेरी में आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, ये आपका सपोज यहाँ पे 7 था ना, तो पहले सेल में कितना है आपका, सॉरी, पहले सेल में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में कितना आ जाएगा आपका 6, तो यहाँ पे 1 2। ओके, उसके बाद 6 होता है ना, तो आपके कितने बचे हैं 5 बचे, उसके बाद 1 2 3, ये आपके 2 एस के हैं और ये 3 क्या है आपके पी के हैं, तो दोनों क्या है एक ही पेरीफेरी में है ना, एक ही सेल में है, तो ये सबसे आउटर मोस्ट हो गया ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे काउंट करेंगे। अगर सपोज यहाँ पे अगर आपका 11 होता, 11 में आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता और लास्ट वाले पेरीफेरी में कितना हो जाता आपका 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता। तो हम क्या करते यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 करते और प्लस आपका जो रिमेनिंग होता वो हम लोग क्या करते इसके अंदर करते, तो आपको आसानी से इसका जो आंसर है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक है उसको यहाँ पे देखते हैं, और ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपको ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है वो है आपका एटॉमिक रेडियस। ओके, अभी मुझे बताओ क्या आपने एटॉमिक रेडियस का नाम आपने सुना है, ऑफ कोर्स आपने सुना होगा। ओके, इसका जो डेफिनेशन क्या होता है उसका डेफिनेशन भी आपने सुना होगा, डिस्टेंस बिटवीन, ओके, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। ओके, तो आपने इसका जो डेफिनेशन है वो ऑलरेडी सुना होगा कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। एटॉमिक रेडियस होता है आपका जो डिस्टेंस होता है आपके न्यूक्लियस से, ओके, न्यूक्लियस से जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होता है उसके बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये रेडियस के बारे में आपने सुना होगा। अभी अगर आपको इसका रेडियस निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही तो आपको एग्जाम में आने वाला है। आपको डेफिनेशन नहीं पूछने वाले, आपको उसका फॉर्मूला आपको नहीं लिखने के लिए कहने वाले, उस फॉर्मूले के ऊपर उस एटॉमिक रेडियस के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, सपोज आपके पास यहाँ पे आपके पास एक एटम है। ओके, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक एटम लिया जिसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अभी इस एटम को क्या किया, एक एटम ने क्या किया यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। ओके, अगर सपोज एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और ये क्या बनता है ए प्लस बनता है, और सेम अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है यहाँ पे ई प्लस, ओके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अगर ये डोनेट करता है प्लस, और यहाँ पे क्या बनता है यहाँ पे ए माइनस बनता है। ओके, अभी मुझे बताओ यहाँ पे 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने डोनेट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की जो संख्या सेम ही रहने वाली है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो यहाँ पे प्रोटॉन तो सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएंगे। ओके, अभी मुझे बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है 10 है, यहाँ पे कितना है इलेक्ट्रॉन कितना है 12 है। ठीक है, अगर आपका जो जेड इफेक्टिव है, ओके, जेड इफेक्टिव किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका साइज के ऊपर है। अगर आपका साइज छोटा होगा तो जेड इफेक्टिव क्या हो ज्यादा होगा, तो यहाँ पे अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो साइज होगा, ओके, इसका जो साइज होगा वो क्या होगा, ऑफकोर्स छोटा होगा। अगर साइज छोटा है तो इसका जो जेड इफेक्टिव होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक तरह से कंपेयर भी करके देखते हैं कि जो आपका जेड इफेक्टिव है, ओके, ये जेड इफेक्टिव क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका है, आपका नेगेटिव चार्ज से है। ठीक है,
यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका जो पॉजिटिव चार्ज है उससे। ओके, यानी जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, जो जेड इफेक्टिव होता है वो बढ़ता है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आपका जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। ओके, जैसे यहाँ पे जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कम है। यहाँ पे अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो आपका जो नेगेटिव साइड है वहां पे आपका जेड इफेक्टिव, आपका जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, और यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यानी ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप रेडियस के साथ कंपेयर करना चाहते हो, ओके, आपने जेड इफेक्टिव के साथ कंपेयर किया, अगर रेडियस यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पॉजिटिव चार्ज के। ओके, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ज्यादा उसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, कम होगा। ओके, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के। ओके, नेगेटिव चार्ज के यानी जैसे जैसे अगर आपका रेडियस है, ओके, रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो भी क्या बढ़ेगा। जैसे जैसे आपका रेडियस यहाँ पे बढ़ेगा वैसे वैसे जो पॉजिटिव है वो क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, अगर इसी के ऊपर अगर आप क्वेश्चन चाहते हो तो आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया था आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए कि इफ आयोनिक रेडी ऑफ के प्लस एंड एफ माइनस इज, यहाँ पे आपको के प्लस और एफ माइनस की जो वैल्यू है रेडियस की वो आपको दी है 1.34 एमस्ट्रॉन। ओके, उसके बाद द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ के एंड एफ, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ के और एफ यहाँ पे आपको निकालने के लिए कहा गया है। आयोनिक रेडियस आपको दिया ही है तो आप यहाँ पे जो जो दिया है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे आपको क्या दिया है, आयोनिक रेडियस दिया है। आपको आयोनिक रेडियस दिया है के प्लस का, तो के प्लस का आयोनिक रेडियस कितना है आपका 1.34 एमस्ट्रॉन है। ओके, आपको एफ माइनस का भी दिया है, वो कितना है आपका 1.34 एमस्ट्रॉन दिया है। ओके, अभी मुझे बताओ, अगर आपको यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है अगर आपको पूछा जाए, ओके, तो हमने आपको कहा था कि यहाँ पे कैसा हो जाएगा, जैसे आपका यहाँ पे a प्लस है। ओके, यहाँ पे आपका a प्लस क्या है, a प्लस बड़ा है यहाँ पे a से। ओके, और a जो है वो क्या है आपका छोटा है a माइनस से। ठीक है, ये आपका सिंपल सा एक आपका ये था, कंपैरिजन था। तो ये सेम कंपैरिजन का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, दोनों को देखना है कि जो आपका k प्लस होगा, ओके, वो k प्लस क्या होगा, छोटा होगा k से, क्योंकि ओके, और जो आपका f माइनस होगा, f माइनस क्या होगा, बड़ा होगा आपका f से। ओके, तो यहाँ पे k प्लस क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, 1.34 एमस्ट्रॉन, ओके, एंड 1.34 एमस्ट्रॉन। तो ठीक है, b है आपका 2.31 एमस्ट्रॉन, ओके, एंड 2.31 एमस्ट्रॉन। ओके, सी है आपका यहाँ पे 2.31 एमस्ट्रॉन एंड 1.34 एमस्ट्रॉन। ओके, चौथा है आपका यहाँ पे 2.31 एमस्ट्रॉन एंड 0.64 एमस्ट्रॉन। ओके, अभी मुझे बताओ यहाँ पे क्या कहा गया है कि K प्लस इज लेस देन K। ओके, यानी K प्लस की जो वैल्यू होगी वो लेस देन क्या होगी, K होगी। तो ये वाली वैल्यू में देखो, अगर ये यहाँ पे आपका ये K है, ये आपका F है, तो K की वैल्यू क्या लेस है K से, नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ओके, यहाँ पे ये वाली वैल्यू को देखनी है आपको, ये आपकी K है, ये आपकी F है। उसके बाद आपको दूसरा दिया है कि क्या आपकी F माइनस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है F से, तो F माइनस की वैल्यू क्या करनी है आपको, ग्रेटर देखनी है F से। ओके, तो ये आपकी ग्रेटर है, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है, K प्लस क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो K प्लस क्या छोटा है K से, तो नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। तीसरा है आपका यहाँ पे, तीसरा आपका कि K प्लस क्या होना चाहिए आपका, K से छोटा होना चाहिए, तो ये नहीं है, उसके बराबर है, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। चौथा यहाँ पे K क्या होना चाहिए, K प्लस छोटा होना चाहिए K से, तो ये सही है। F माइनस बड़ा होना चाहिए F से, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर।
ओके, तो ऐसे सब जो क्वेश्चन होते हैं आपको सीएसआई या नेट, केमिकल साइंस, गेट में, या फिर आपको एमएससी का अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहीं दे रहे हो, आईआईटी जेम हो गया, तो उसके अंदर आपको ऐसे सब जो क्वेश्चन होते हैं आपको पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये जो पूरा वीडियो है आज का होने वाला है। ओके, और किस तरीके से ये सारी चीजें आप समझ के ले रहे हो। ओके, और अगर आपको इसके अंदर फिर भी कुछ डाउट लगता है, अगर आपको कुछ पूछना होगा, तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको बिल्कुल भी यहाँ पे हेजिटेट नहीं करना है, आपको जो भी डाउट लगता है वो आप पूछ लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं वो बहुत क्लियर हो। ओके, आपको कुछ भी चीज़ें यहाँ पे गलत ना जाए आपके पास। ओके, जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं वो सही हो। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे ही हम लोग बहुत सारे कमाल के वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।